Thinkers Forum basically is to draw out through a charcha, through a discussion about the qualities, essence, values, principles, the sense of sacrifice that we sense with the youngsters here that our freedom fighters and our great leaders had, both Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. May I invite Susri Radha Bhatt, chairperson of the Gandhi Peace Foundation, up on stage to have a little charcha. Radha Behan ji, shukriya yahan aane. Thank you for coming this evening. मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बात करने. Yes. हिंदी में करेंगे. बिल्कुल हिंदी में करेंगे. तो गांधी जी पहले बार आपकी ज़िंदगी में आप शायद सुने थे जब आप बच्ची थी. पहली बार क्या मेमोरी है गांधी जी के बारे में बचपन का? मैं तो उत्तराखंड से आती हूँ और उत्तराखंड के लिए बहुत एक रिमोट गांव से, तो गांधी जी को देखने का मौका नहीं मिला, पर गांधी का कोई जादू था पूरे देश पर कि हम बच्चे भी, मैं छोटी थी, हमारे गांव में कुछ लोग थे जो खादी का कपड़ा पहनते थे और सिर में वो गांधी जी की वाली सफ़ेद टोपी पहनते थे और हर समय हाथ में एक वहाँ तो कॉटन नहीं होता तो इसलिए ऊल का तकली चलाते थे, हर समय उसको चलाते थे. वो उनको एक अपना गौरव लगता था, शान जैसा लगता था. तो हम लोग उनको गांधी जी वाला आदमी ऐसा बोलते थे कि गांधी का आदमी. तो जिस दिन एक पुलिस ने आकर के उनको उनके हाथ में कब्स लगाए, हथकड़ी लगाई और उनको डंडा मारा, बहुत मारा, तो हमको बहुत दुख हुआ. मुझे अब भी तक याद है. हमको, मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं अकेली नहीं थी. मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी और मेरे साथ के और भी लड़कियाँ थी, कुछ लड़के भी थे, कुछ लड़कियाँ भी थी. हम देख रहे थे उनको और वो पीट रहे थे और हम बहुत दुखी हो रहे थे और हम में से कुछ लोगों के आँख से आंसू भी गिर रहा था. तो मुझे गांधी जी को देखने का कुछ नहीं है, पर गांधी जी को समझने का, उनकी याद का इतना ध्यान है. और जब आप 14 साल की थी, जब आप नैनीताल में पढ़ रही थी? हाँ, वो नैनीताल जिला था, गांव था. गांव था. हाँ, शहर नहीं था. ठीक है. और मैं पढ़ रही थी उस समय, प्राइमरी में पढ़ रही थी. और फिर मुझे वो भी याद है कि उसके बाद वो तो उस साल की बात है जिस साल गांधी जी को गोली मार करके मार दिया था. तो हम लोग क्योंकि बहुत दूर गांव के रहने वाले थे और दिसंबर से पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में छुट्टियां होती हैं बच्चों को, तो हम अपने चाचा जी के परिवार में रहने को चले गए थे, छुट्टियां बिताने को, बहुत दूर गांव में. और उस गांव से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पहला छोटा सा बाजार था, एक 5-6-7 दुकानों वाला. तो मेरे चाचा जी बहुत कुछ सामान लेने के लिए तो उस बाजार में गए और गांधी जी की मृत्यु से उनके 5-6 दिन के बाद वो गए थे. तो उस बाजार में उनको पता चला कि गांधी जी को किसी ने मार डाला. और ये 4 दिन की बात था ये खबर. और वो खबर 4 दिन बाद आई और तब आई जबकि एक अखबार वहाँ आया. 4 दिन बाद वो अखबार पहुँचता था. तो फिर उन्होंने उसको पढ़ा होगा सब लोगों ने वहाँ, और सब ने कहा अरे उनको मार दिया, उनको मार दिया. तो बहुत हलचल थी चारों ओर, सब लोग बहुत दुखी थे. तो मेरे चाचा जी ये समाचार लेके घर में आए और चुपचाप बैठ गए एक जगह पर, बहुत उदास ऐसा मुंह बना करके. फिर एक आदमी आया गांव पड़ोस का, उसने कहा क्या बात है, आप ऐसा क्यों हो गए, क्यों दुख हो गया आपको? तो उन्होंने कहा, और उनका वाक्य पूरा नहीं हुआ, गांधी जी को मार डाला, और वो रोने लग गए.
मैंने भी ये वाक्य सुना और मैं भी रोने लग गई। और मैं इसलिए रो रही थी कि मुझे लगता था अब मैं गांधी जी को नहीं देख सकती। इसका मतलब है मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं गांधी को देखूं। तब तो गांधी के विचार, उनका काम, ये सब कुछ नहीं जानती थी। पर एक 14-15 साल की लड़की, दूर गांव की लड़की, वो गांधी के मरने पर रोने लगे। ये गांधी की क्या ताकत थी, वही मैं समझती हूँ। और उस जमाने में जब टेलीविजन नहीं थे, हाँ, इंटरनेट नहीं थे, नहीं, रेडियो भी नहीं थे घर पे, नहीं था, अखबार भी कभी आते नहीं थे या दूर आते थे। यानी वर्ड ऑफ माउथ जो उनका काम था, जुबानी से पूरा देश फैल गया और लोगों के अंदर उनके प्यार हो गया उनसे, है ना? जी। तो आपको किस क्वालिटीज या मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन 3 साल बाद आप जब स्कूल छोड़ी थी 17 साल पे, आप फिर ये सोशल वर्क के काम पे लगे, है ना? तो क्या मोटिवेशन था उस समय जब आप घर से निकले? ईमानदारी से बोलना चाहिए, प्लीज। यस। कोई गांधी का मोटिवेशन नहीं था। अच्छा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। मोटिवेशन ये था कि मुझको समाज में काम करना है और समाज, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग और सब लोग करीब 3-4 साल पहले से कहते थे अभी तो इसकी शादी करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी हो गई, 13 साल की हो गई, 14 साल की हो गई, अभी इसका शादी होना चाहिए, इसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। क्यों स्कूल भेजते हैं इसके पिताजी, नहीं जानता, आर्मी मैन, कुछ नहीं समझते, ऐसा लोग कहते थे। ये सीधी था लड़कियों और मैं उनसे संघर्ष करती थी। मेरे मन में पक्का था कि मुझे नहीं शादी करनी है, क्योंकि अगर मैं शादी करूँगी फिर मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती। और मुझे लगता था कि वो गांव में जो पहाड़ में महिलाएं हैं, वो सुबह से लेके शाम तक कितना काम करती है, इतना काम करती है, इतना काम करती है, और उनके ज़िंदगी में कुछ और नहीं है। वो पढ़ती नहीं है, उनको अच्छी अच्छी किताब नहीं मिलती है, उनको कोई स्कूल में नहीं जाने देता है। तो मैं तो कुछ करूँगी, मैं इनके लिए, मुझे इनके लिए कुछ करना है, ऐसा मेरे मन में था। मोटिवेशन ये था। अच्छा। हाँ। और करके दिखाया है आज तक? वो ठीक है, वो करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया, वो तो कौन जानता है, पर लगे रहे ये बात है। तब मैं 16 साल पूरा करके 17वां साल में थी, तो मैं घर से बाहर आई। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे कि उन्होंने मेरी शादी बिना मेरी इच्छा के नहीं की, और मैं चली आई। उन्होंने ही ढूंढा, लक्ष्मी आश्रम नाम की एक संस्था, और फिर उसमें मुझे जाने के लिए ले गए, और वो मैंने सोचा कि बस अब मैं इसी में काम करूँगी। और वहाँ आप सरला बहन से मिला जो गांधी जी का डिसाइपल जी करती थी? वही तो, उन्हीं से तो हमने सब सीखा। वो गांधी जी के साथ रही थी, वो इंग्लिश महिला थी, अपना देश छोड़ के आई थी, और उन्होंने मन में सोचा था कि मुझे भारत के उन लोगों की आज़ादी के लिए काम करना है। मैं एक बात बताती हूँ सरला बहन के बारे में। सरला बहन ब्रिटिश महिला, लेकिन सरला बहन तो आज़ादी के लिए आंदोलन कर रही थी। तो पुलिस ने पकड़ के उनको अंदर ले जाने के लिए डीएम के सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। और भाग्य से ऐसे तो उस समय में सब डीएम अंग्रेज हुआ करते थे, वो भारतीय लोग नहीं होते थे। पर एक भारतीय, उस समय आईसीएस कहते थे, वो थे, तो वो डीएम थे। और जब सरला बहन को उनके सामने पुलिस लेके गई, तो वो डीएम ने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? तुम ब्रिटिश होकर के ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश रूल का खिलाफत करते हो, उसको विरोध करते हो, और इंडियन लोगों को मदद करते हो। हमारे यहाँ भारतीय भी थे और विदेश के लोग भी यहाँ फ्रीडम फाइट करने के लिए थे, जैसे हाँ, एक है। हाँ।
अब जब आप एक ही बात कहती हूँ, तो सरला बहन डीएम से डरी नहीं। डीएम तो उस डिस्ट्रिक्ट का राजा था उस समय में, इतना उसके हाथ में पावर था, लेकिन वो डरी नहीं, वो डरती नहीं थी। उन्होंने कहा डीएम को, तुमको शर्म नहीं आती? तुम इंडियन होकर के इंडियन लोगों की बात नहीं कह करके ब्रिटिश लोगों का पक्ष ले रहे हो, तुमको नहीं शर्म आती? तो डीएम को बहुत खराब लगा। पुलिस से कहा ले जाओ इसको, मैं इसका सजा लिख दूंगा। ऐसी सरला बहन के साथ मैंने जिंदगी बिताई, तो मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ। अमेजिंग। एक दिन आया फिर आगे आपकी जिंदगी में जब आप लाल बहादुर शास्त्री जी से मिले थे। अच्छा। तो उस इंसिडेंट के बारे में आप जरा बताएंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ? ये 1965 की बात है। मुझे डेनमार्क जाना था, एक छोटा सा देश, लेकिन उसके पास एक एजुकेशनल सिस्टम है जो बहुत पावरफुल है, जिसने उस देश को बहुत मजबूत बनाया है। वो है फोक हाई स्कूल्स। तो मुझे एक इनविटेशन मिला था कि उसके विंटर सेमेस्टर में मैं रह सकती हूँ और उनसे फ़ायदा ले सकती हूँ, और एक डिप्लोमा मुझे मिल जाएगा। तो मैं जाने के लिए तैयार थी, और शायद दूसरे तीसरे दिन मैं जाने वाली थी। तब एक दिन दिल्ली में थी, और दिल्ली में एक हमारे कोई मित्र थे, वो लाल बहादुर शास्त्री को मिलने जा रहे थे। उन्होंने कहा राधा बहन आप चलो हमारे साथ, लाल बहादुर शास्त्री को मिलो। तो मैं खुश हो गई और मैं चली गई वहाँ। और वो मित्र ने ही लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि ये डेनमार्क जाने वाली है, वहाँ 6-8 महीना रहेगी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा हाँ मैं इस बेटी से बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में वो उन लोगों से बात करके फिर बाहर अपने लॉन में आ गए, और वो शाम के समय सैर करने लगे, टहलने लगे। और उन्होंने मुझे कहा तुम मेरे साथ आओ, तुमसे मैं बात करूँगा। और उन्होंने क्या बात की बताऊँ? उन्होंने कहा देखो जब तुम अपने गांव में थी तो गांव के लोग तुम्हारे पिता का नाम लेके, फादर का नाम लेके कहते थे उसकी बेटी है। फिर जब तुम गांव से बाहर आ गई तो लोग कहने लगे उस गांव की बेटी है। और अभी तुम गांव से बाहर आके अब तुम देश से बाहर जा रही हो, तो वहाँ लोग कहेंगे कि तुम भारत की बेटी हो, इंडिया की बेटी हो। इसलिए तुमको ऐसा कोई काम नहीं करना होगा, तुम ध्यान रखना जिससे इंडिया का नाम, हमारे देश का नाम कम हो जाए, घट जाए, उसमें बदनामी आ जाए, ऐसा मत करना। मैं लाल बहादुर शास्त्री के उन शब्दों को कभी नहीं भूलती। उसका असर केवल वहीं डेनमार्क के 8 महीनों में नहीं, आज भी है। और इस मौके पे मैं आपसे एक विनती, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे की पीढ़ी के लिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने आपसे कुछ कहा, आप आगे की पीढ़ी को क्या कहेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ गांव से, कुछ लोग हैं यहाँ शहर से, दोनों को क्या कहेंगे? मैं दोनों को वही कहूँगी जो लाल बहादुर शास्त्री ने मुझसे कहा, मैं उनको दे देती हूँ उसको कि ये आप ले जाइए अब इस संदेश को। क्योंकि ऐसी बात है, बहुत बातें अभी कम से कम अभी हमारे देश में हो रही हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। और गांधी का नाम बहुत ले रहे हैं लोग। अभी मैं यहाँ आने में देर हुई क्योंकि 2 टीवी चैनल आकर के नहीं आप हमको बताओ, गांधी की बात बताओ। पर गांधी की बात बताने से नहीं होती, गांधी को जीवन में उतारना पड़ता है। गांधी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। गांधी जल्दी से किसी के जीवन में आ नहीं जाता है, लेकिन हम गांधी की एक एक छोटी छोटी बात कर सकते हैं। एक ही बात करिए आप सब लोग, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो है सिंपलिसिटी। अगर आप सिंपल रहने की कोशिश करेंगे, मैं तो कहती हूँ
बहुत गंदगी भी नहीं होगी, कचरा भी नहीं होगा। अभी मैं कह रही हूँ स्वच्छ भारत बनाने की बात है, तो सब लोग सिंपल रहना शुरू करो। अभी मैं तो देखती हूँ जिनके पास ज़्यादा पैसा है ना, वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो अपने घर में कचरा ले जाते हैं, थोड़ा सा पैकिंग का कचरा ले जाते हैं, थोड़ा सामान का कचरा ले जाते हैं। कचरा मैं क्यों कहती हूँ, एक सामान आप ऐसा ले जाते हैं जिसको आप 2 महीने 4 महीने में भी काम में नहीं लाते, रखा रहता है। कचरा नहीं तो क्या है, बिल्कुल कचरा है। वो तो चाहिए नहीं आपको, किस लिए आप ले आए उसको। 2 महीने में 4 महीने में, कभी कभी साल में एक बार आप उसका यूज करते हैं और फिर उसके बाद रखा रहता है। घर का एक जगह उससे घिरा रहता है। तो ये जो हमारी आदत हो गई है, और अभी तो ये कॉरपोरेट्स का मामला है। शॉपिंग करो, इतने ऐड देंगे आपको ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे ये भी लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए, वो भी लाना चाहिए, वो भी लाना चाहिए, सब लाना चाहिए, और घर में कचरा बनाना चाहिए। इसलिए बस सिंप्लिसिटी, एक ही संदेश है मेरा। मैं कोई खराब नहीं दिखती हूँ, देखो मैं साड़ी कॉटन की पहन के बैठती हूँ, क्या बुरा है, कहाँ पर बुरी लग रही, कुछ भी बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही, बहुत ही सुंदर लग रही। मैं भी सोचती हूँ मैं सुंदर लग रही हूँ। और सब मानते हैं। पर लोग सोचते हैं यहाँ कान में पहनना चाहिए, यहाँ पहनना चाहिए, यहाँ भी पहनना चाहिए, यहाँ भी पहनना चाहिए, सब जगह पहनना चाहिए। और भी कुछ दिख गया तो अरे ये भी ले लेना चाहिए, वो दिख गया तो वो भी ले लेना चाहिए। उस पागलपन में नहीं जाना चाहिए, वो पागलपन है। तो हमको भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है, आप सबको भी बहुत अच्छा बनाया है। हम सिंपल रहेंगे, हम ज़्यादा सुखी रहेंगे, और हम इस देश की ज़्यादा सेवा करेंगे। बस यही मेरा संदेश। Thank you very much. Thank you very much. May I call upon Colonel Pratap Singh to come and visit? Simple flowers, they're not. Yeah, ये कचरा नहीं होगा, ये सुंदर है। ये छोटी सी टोकन है हमारा ग्रैटिट्यूड यहाँ आने का, और हमारे साथ चर्चा करना और हमें एडवाइस देना। So come join us in this nation building project. Together we can contribute to our community and our nation. Let us begin by singing our national anthem, Jan Gan Man, with passion, pride and precision, that is in around 52 seconds, thereby honoring and respecting our nation's institutions as laid out in the Constitution of India. Record a video of yourself singing a song of your choice. Upload it onto YouTube and enter the online contest entry form. You could win an opportunity to perform at our annual awards function at a large venue in the National Capital Region. You could also watch our videos on the Come India Sing page of Lorraine Music Academy or on the Lorraine Music Academy's channel on YouTube. Visit Come India Sing page on Facebook and like it. Spread the word and let us together build our nation. Jai Hind.